चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, ये है कक्षा 6 का अर्धवार्षिक का पेपर, जो मैंने आपका जो संशोधित सिलेबस है उसके अनुसार बनाया है। ठीक है, और ये 2020 और 21 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें सबसे पहला प्रश्न बड़े आराम से और ध्यान से समझकर करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दी गई संख्या रेखा द्वारा दिखाया गया है? ठीक है, अब यहाँ हमें 4 कथन दिए हुए, इन 4 कथनों में से एक कथन सही है। ठीक है, और ये हमें संख्या रेखा दी गई है और इस संख्या रेखा को देखकर हमें इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखो, ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये 9। 8 से जो है एक लाइन इस तरफ कहाँ तक जा रही है? 3 तक जा रही है। हम जानते हैं कि संख्या रेखा के बीच में 0 होता है। 0 के इधर जो है सारी प्लस संख्या होती है और इधर जो है माइनस संख्या होती है। जब संख्या रेखा के इस साइड में हम चलते हैं, तो हम संख्या क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। अब घटानी किसको है ये समझो। यहाँ पर कितना है? 8। इसका मतलब 8 के इधर जाना है, यानी 8 के इधर हमें क्या करना है? घटाना है। इधर क्या करना है? घटाना है। अब कितना घटाना है? देखो कितने चले हम, कितने कदम चले? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। कितने कदम चले? 5 कदम। यानी कि यहाँ पर हम 8 में से जब 5 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3। और इस संख्या रेखा पर ये कहाँ पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है। यानी ये जो कथन होगा वो सही होगा। तो यहाँ देखो 8 माइनस 5, सबसे पहले ए में ये कथन दिया हुआ है, 8 माइनस 5 बराबर 3। तो अ हमारा क्या है? उत्तर है। अ हमारा सही उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 12 इंटू 45 प्लस 30 बराबर कितना होगा? तो ये हमने जो है चैप्टर 2 में, है ना, चैप्टर 2 में सीखा है वितरण का नियम। एक नियम होता है जिसका नाम क्या है? वितरण का नियम। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब 3 संख्याएं इस प्रकार से हो, जैसे मान लो एक संख्या हो गई a, फिर गुणा दूसरी संख्या b और c, ये दोनों जोड़ में हो गई, तो इस नियम के अनुसार ये a का गुणा जो है b से भी होगा और a का गुणा जो है वो c से भी होगा। फिर इनको हमें जोड़ना है, यानी a का गुणा b से भी होगा, a का गुणा b से भी होगा, फिर ये बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर a का गुणा c से भी होगा, यानी a गुणा c। इसे हम क्या कहते हैं? वितरण का नियम कहते हैं। अब देखो ये काम किस में हो रहा है इन चारों में से? तो यहाँ पर देखो 12 का गुणा 45 से हो रहा है, 12 का गुणा 45 से हो रहा है, फिर ये प्लस का निशान। 12 का गुणा 30 से भी हो रहा है, 12 का गुणा 30 से भी हो रहा है। तो ये आपके क्या आ गया? वितरण का नियम आ गया। बाकी ऐसा किसी में भी नहीं होगा, है ना, यानी 12 का गुणा 45 से भी होगा और 12 का गुणा 30 से भी होगा और बीच में प्लस का निशान आएगा। तो ये ए वाला हमारा सही उत्तर होगा। ये वितरण नियम के अनुसार हो रहा है, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा? अ आएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। 267 प्लस 135 का निकटतम आकलन ज्ञात करना है और वो निकटतम आकलन कहाँ तक होना चाहिए? 10 तक सन्निकट होना चाहिए। 10 का मतलब दहाई तक। अब ये कितना है? 267। आप बताओ कि जो 267 है ना, यहाँ पर ये इकाई और ये दहाई, 10 का मतलब दहाई तक, इकाई और दहाई, यानी ये इकाई और दहाई जो है वो कहाँ पर आ रहा है? 6 पर आ रहा है। जब संख्या जो है 5 या 5 से बड़ी होती है, 5 से बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं? इसको एक कदम आगे ले लेते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो इसको हम 7 कर देंगे। ठीक है,
7 होता तो 8 कर देते, 9 होता तो 10 कर देते, है ना, ऐसे। तो जब संख्या जो है हमारी 5 से बड़ी हो तो इस 6 को हम कितना बना देंगे, 7 बना देंगे और आगे वाली संख्या को 0 कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये 267 किसके पास में है, 270 के पास में है या फिर 260 के पास में है। तो ये जो 267 है वो 270 के पास में है। इसी प्रकार 135 देखो, 135, ठीक है। तो इकाई और ये दहाई, दहाई पर कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये 3 जो है वो 5 या 5 से बड़ा नहीं है। अगर ये 5 से बड़ा होता है ना तो ये 3 का 4 हो जाता और यहाँ पर 0 आ जाता। तो अब हमें आप बताओ कि ये 135 जो है वो 130 के निकट है या 140 के निकट है ना। तो आपको यहाँ पर देखना है इस 3 पर, क्योंकि ये 5 से छोटा है इसलिए ये 130 के निकट होगा। अब इन दोनों को जोड़ो तो 0 का 0, 7 और 3 10, हसल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आया, 400 आया। इस ऑप्शन में देखो 400 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी हमारा जो ये ब है वो सही उत्तर होगा। ब हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 4, वह सबसे बड़ी संख्या जो 10 और 18 को विभाजित करेगी। यानी इन सभी ऑप्शन में एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 10 में भी पूरा पूरा जाता है, जिसका भाग 18 में भी पूरा पूरा जाता है। तो देखो 4 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर देखो 2 के पहाड़े में 10 भी आता है और 2 के पहाड़े में 18 भी आता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक बार सबको चेक कर लेते हैं। फिर देखो 5 के पहाड़े में 10 तो आता है लेकिन 5 के पहाड़े में 18 नहीं आता, जबकि दोनों में भाग जाना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 18 आता है, जबकि दोनों में आना चाहिए, तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा सही कथन क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 का जब भाग दूंगा मैं 10 में तो 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 5 बार गया। और 18 में भी जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 9 दूनी 18, कितनी बार गया, 9 बार गया, पूरा पूरा भाग गया, है ना। तो इसका जो ये क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या बताए जो 10 और 18 दोनों को विभाजित करेगी, तो वो संख्या कौन है, 2। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ब, है ना। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 5/3 की मिश्र भिन्न बनाइए। तो मिश्र भिन्न आपको बनानी आनी चाहिए। देखो 5/3 इसकी मिश्र भिन्न बनानी है, कैसे बनाते हैं समझना है इसको। ऊपर क्या है 5, नीचे क्या है 3, तो 5 में हम 3 का भाग देंगे, भाग दो, 3 एकम 3, एक बार ही जाएगा, पीछे कितना बच गया 2। अब भागफल आया 1, शेषफल आया 2 और हमने भाग किसका दिया था, भाजक कितना है 3। इसको हमें मिश्र भिन्न में कैसे लिखना है, तो ये जो 1 है इसको बीच में लिखना है 1, फिर ये जो नीचे 2 शेषफल आया उसको बट्टे के ऊपर लिखना है और जिसका हमने भाग दिया उसको बट्टे के नीचे लिखना है। तो उत्तर हमारा होगा 1 सही 2/3। तो ये किस में है, देखो 1 सही 2/3, तो अ हमारा सही उत्तर होगा। उत्तर रटने नहीं है, उत्तर हमें निकालने पड़ेंगे, है ना। ये सारा काम रफ कॉपी का है, आप इसमें मत कर लेना, ये रफ कॉपी में है ना, कॉपी के पीछे करना है आपको। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित आकृति में छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है। तो देखो ये वृत्त से संबंधित प्रश्नावली है। वृत्त क्या होता है कि जब किसी केंद्र से हम प्रकार की सहायता से एक त्रिज्या लेकर जब ऐसा एक आकृति बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जहाँ पर ये जो वृत्त है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र। और इस परिधि, ये जो लाइन बनी हुई है गोल गोल, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। और ये जो परिधि है, इस परिधि को जब इस केंद्र बिंदु से मिलाते हैं, ये लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और
अब देखो यहाँ पर ये एक त्रिज्या, और ऐसे कैसे अगर मैं एक त्रिज्या और बना दूँ तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया। तो ये अंदर जो ये मैंने लाल चित्र बनाया है, लाल रंग भरा है इसके अंदर, ये छायांकित क्षेत्र क्या है, इसका नाम क्या है, वो हमें इसमें बताना है। तो निम्नलिखित आकृति में छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है, तो हमेशा याद रखना, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याओं का है, खंड है, त्रिज्याओं का क्या है, एक खंड है, तो इसका नाम क्या है, त्रिज्या खंड, याद रखना इसको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ब। इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। ये बीच वाला जो पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ये लाइन है इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। फिर ये पूरा गोल गोल है, इसको हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। और ये पूरा क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है। अब देखो प्रश्न संख्या 7, शंकु, बेलन तथा घनाभ की आकृति बनाइए। तो ये त्रिविमीय आकृतियां हैं जिनकी 3 विमाएँ होती है, यानी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, उसको हम त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। तो हमें शंकु, बेलन और घनाभ ये तीनों बनाने आने चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम शंकु बनाएंगे। अब शंकु कैसे बनता है, देखो शंकु, 2 वृत्त, एक वृत्त यहाँ बनाया और एक वृत्त नीचे होगा। जब यहाँ से एक वृत्त बनाकर मैं ऐसे एक लाइन खींचूंगा दोनों तरफ, फिर यहाँ भी वृत्त बनाऊंगा, तो ये मेरा बनेगा बेलन। क्या बनेगा, बेलन। अब इस बेलन से मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऐसे यूँ लाइन खींचूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। शंकु इस तरह बना लेता हूँ। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज बनाया, लेकिन त्रिभुज की ये लाइन आपको नहीं मिलानी, यहाँ पर एक वृत्त बना देना है, ठीक है। तो जब यहाँ एक वृत्त बना दोगे तो ये टोपी जैसी आकृति बन जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, शंकु। ये किसकी आकृति है, शंकु की आकृति है। अब घनाभ कैसे बनता है, देखो। तो घनाभ की आकृति कैसे बनती है, तो सबसे पहले आपको एक आयत बनाना है। ये आयत बन गया, ठीक है। अब इस आयत से ऐसे हमें 4 लाइनें खींचनी है, थोड़ी तिरछी। अब इन लाइनों के कोनों को मिलाना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो ये जो आकृति बनेगी ये क्या होगी, घनाभ होगी। तो इस प्रकार से आपको ये त्रिविमीय आकृति बनाना आना चाहिए। ये अर्धवार्षिक का पेपर है ना, बहुत सरल पेपर है। फिर प्रश्न संख्या 8 देखो। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न में ये सारी पूर्णांक संख्या है। ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या, यानी इसमें प्लस की संख्या भी है और माइनस की संख्या भी है। तो अब इनको कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जो कोष्टक बने हुए हैं इनको खोलना है। तो सबसे आगे वाला जो कोष्टक है, प्रश्न लिख देता है एक बार, -13 प्लस -19 प्लस 15 प्लस -10। अब जो ये आगे वाला कोष्टक है वो हमेशा खुल जाता है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये हो गया -13। अब इसका जो बाद वाला ये वाला जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस है, फिर कोष्टक, फिर माइनस। हमेशा ध्यान रखना ये प्लस और ये कोष्टक में जब ये माइनस होता है तो इन दोनों के बीच इंटू का निशान होता है। और हमेशा याद रखना प्लस इंटू माइनस जो होता है वो माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस जो होता है वो हमेशा प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, वापस प्लस होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये प्लस इंटू माइनस, तो इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी अब इसको, कोष्टक को और इस माइनस को, इन तीनों को हटा के यहाँ पर खाली एक माइनस लगा देना है, फिर ये 19 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर तो कोई कोष्टक है नहीं तो इसको लिख दो +15। फिर देखो प्लस, फिर यहाँ इंटू, फिर माइनस। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसको और इसको, इन तीनों को हटाकर माइनस का निशान आ जाएगा और ये कितना है, 10। अब प्लस के अलग और माइनस के अलग, जो प्लस की संख्या उसको अलग लिख दो और माइनस की संख्या है उसको अलग लिख दो। तो अब देखो ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो इन सबको तीनों को साथ में लिख दो। -13, -19, इसको उठा के यहाँ लेके आ जाओ तो ये हो गया -10, फिर ये हो गया +15। ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब इंटू बीच में नहीं हो और माइनस की संख्या हो सारी, तो माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है, लेकिन जुड़ने के बाद में निशान किसका आता है, माइनस का आता है।
क्योंकि संख्या रेखा में हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ 0, फिर यहाँ -1, -2। तो जब हम -2 और -1 को जोड़ते हैं तो ये होता है -3, यानी ये 1 भी जुड़ जाएगा, 2 भी जुड़ जाएगा। इन दोनों के जोड़ने पर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। यानी ये माइनस 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 ये तीनों जुड़ेंगे तो इनको जोड़ते हैं, 13, 19 और 10। तो 9 और 3 12, हसल का 1, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये तीनों जुड़ेंगे, ये तीनों जुड़ेंगे और कितना हो जाएगा, 42। लेकिन ये तीनों माइनस के हैं तो ये माइनस का 42 होगा। फिर ये कितना है, प्लस का 15। अच्छा, जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो घटती है, क्या करती है, घटती है। और घटने के बाद वो संख्या आती है जो बड़ी है, यानी प्लस की आएगी या माइनस की, तो जो संख्या बड़ी होगी वो उत्तर आएगा। तो यहाँ 42 माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा, है ना। तो इन दोनों को अब घटाना है। जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है तो हम उसको घटाते हैं। तो 42 में से 15 गया, है ना, तो यहाँ 12 में से 5 गए, पीछे बचे 7। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया, पीछे बचा 2। तो यहाँ -27 आएगा। कितना आएगा, -27। क्यों, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का निशान आएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, नैना को केक का 1/2 भाग मिला और नजमा को केक का 1/3 भाग मिला, तो दोनों को केक का कितना भाग मिला। यानी एक बर्थडे पार्टी थी और उस पार्टी में केक काटा गया, तो केक काटने पर नैना को ये वाला हिस्सा मिला और नजमा को ये वाला हिस्सा मिला। अब ये कह रहा है कि दोनों को कुल कितना हिस्सा मिला, तो इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो नैना का हिस्सा कितना है, नैना का हिस्सा है 1/1/2। ठीक है, ये नैना का हिस्सा है। फिर इसमें हम जोड़ेंगे किसका हिस्सा, नजमा का हिस्सा, और नजमा का हिस्सा कितना है, 1/1/3। ठीक है, अब ये मिश्र भिन्न है तो इसे हम पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। और सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, जैसे देखो 1/1/2 है, तो इस 2 का इस 1 से गुणा कराना है, यानी 1 × 2, तो 2 एकम 2, कितना आया, 2। अब जो उत्तर आया उसमें ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, यानी कितना ऊपर 1, तो 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 3, है ना। अब इन संख्याओं को गुणा करके जोड़ने पर ये 3 ऊपर लिखना है, फिर बट्टे में ये जो नीचे संख्या है वो लिख देनी है। तो उत्तर कितना आया, 3/2। तो ये मिश्र भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा, 3/2। ये भी मिश्र भिन्न है, इसको भी सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बनेंगे, देखो इन दोनों का गुणा, 3 एकम 3, फिर इसमें 1 जोड़ दो, 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो ऊपर तो आएगा 4, फिर बट्टा, नीचे यहाँ कितना है, 3, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3। अब देखो जो बट्टे वाली संख्या होती है वो लसप से जुड़ती है, तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेना है, तो नीचे वाली संख्या क्या क्या है, 2 और 3, तो यहाँ 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो सीधा कर देता हूँ, यानी यहाँ पर 2 का पहाड़ा बोलेंगे, यानी इसमें इन दोनों में 2 का भाग देंगे, तो इसमें जाएगा 2 एकम 2। अब इसमें तो भाग नहीं जाएगा तो 3 को 3 वापस लिख दो। अब 2 का भाग हो गया, अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 3 एकम 3। अब जो संख्या ये इन दोनों का गुणा कराओ, 2 और 3 का गुणा कराओ, तो 2 × 3 कितना होता है, 6। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 आएगा तो इसका मतलब ये आया कि मुझे यहाँ पर भी 6 लाना है और यहाँ पर भी 6 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो एक आइडिया बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर कितना है, 3/2 है ना, 3/2 है। मुझे यहाँ नीचे 6 लाना है, बताओ किससे गुणा करूँ, 3 से। तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब हमेशा ध्यान रखना कि एक नीचे संख्या से हम गुणा नहीं करा सकते, हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ उस संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे नीचे 3 का गुणा कराना है क्योंकि यहाँ पर मुझे 6 लाना है, तो मैंने 3 किया, तो ऊपर भी मुझे 3 करना पड़ेगा। प्लस यहाँ प्लस है, फिर 4/3, मुझे नीचे 6 लाना है, तो बताओ इसमें मैं दोनों तरफ किसका गुणा करूँ, 2 का, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर भी 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा। आगे का मैं इस तरफ कर रहा हूँ,
तो देखो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। तो ये 3 का 3 से गुणा कितना हो गया 9 बट्टा 3 दूनी नीचे कितना आ जाएगा 6, फिर प्लस 4 दूनी 8 बट्टा नीचे कितना 3 दूनी 6। अब यहाँ देखो जब जब दोनों तरफ नीचे 6 हो तो यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के इसका एलसीएम कितना ले लो 6, ये देखो 6 एलसीएम आ गया है ना। अब आपको क्या करना, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देना है क्योंकि नीचे तो हमारे समान संख्या है। तो ऊपर हो गया 9 प्लस यहाँ कितना हो गया 8, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, ये दोनों जुड़ के 17 हो गए, फिर ये बट्टा और ये 6, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ आप हिंदी में एक लाइन लिख सकते हो, नैना और नजमा का जो कुल हिस्सा है वो कितना है 17/6। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। इस प्रश्न में हमें एक आकृति दी हुई है और इस आकृति का हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखो ये A B C D E F G H I J K L ये हमें नाम भी दिए हुए हैं। देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप का अर्थ होता है किसी भी आकृति के चारों ओर का माप, चारों ओर का माप, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो ये होता है परिमाप। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस आकृति के जितने भी माप दिए हुए हैं उन सब मापों को जोड़ना है, इसी को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो हम यहाँ जो ये A है, ये वाली भुजा, फिर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इन सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इसका परिमाप कितना है। तो यहाँ पर मैं एक सूत्र बना सकता हूँ कि जो आकृति है, आकृति का जो परिमाप है ना, वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ ये ए बी भुजा ले लो, इसमें जोड़ दो, क्या जोड़ दो, ये बी सी भुजा जोड़ दो, फिर प्लस सी डी भुजा जोड़ दो, फिर ये डी और ई को भी जोड़ दो, डी और ई जुड़ गया, ई और एफ को भी जोड़ दो, प्लस एफ और जी को भी जोड़ दो, प्लस जी एच को भी जोड़ दो, प्लस एच आई को भी जोड़ दो, ये एच और ये आई, प्लस आई जे को भी जोड़ दो, ये आई और जे, फिर जे और के को भी जोड़ दो, तो जे और के को भी जोड़ दो, के और एल को भी जोड़ दो, तो ये के और ये एल को भी जोड़ दो। ठीक है। अच्छा, ए बी कितना था, तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर था, 3, फिर बी सी 3 सेंटीमीटर, सी डी, ये सी डी कितना है 1 सेंटीमीटर, प्लस डी ई, ये डी और ये ई वापस 3 आ गया, ई एफ 3 आ गया, ई जी कितना है 1, ई एफ हो गया अपना, ठीक है, एफ जी भी हो गया। अच्छा, जी और एच, तो जी एच कितना है 3 है, प्लस जी एच हो गया, एच आई कितना है 3 है, फिर आई जे 1 है, जे के कितना है 3 है, जे के 3 आ गया, वापस के एल कितना आ गया 3 आ गया, तो के एल आ गया आपके 3। अब इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा एल और ए, तो यहाँ पर आपको प्लस एल ए भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये एल ए कितना आ गया 1 आ गया। अब इनको जोड़ते हैं, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28। तो इन सब की जोड़, चारों ओर की जो जोड़ होगी वो 28 होगी, और ये क्या थे सेंटीमीटर थे, तो ये 28 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस आकृति का जो परिमाप आएगा, आकृति का परिमाप वो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके कक्षा 6 का प्रश्न पत्र हो जाएगा, और आपको क्या करना है, अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर करना है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और सबको शेयर करना है। थैंक यू।
विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।